हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से विगत वर्षों में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 4 को कवर किया था, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया था और कोशिश किया था कि उसको डिटेल में मैं आपको समझाऊं, और वो वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप कोशिश करिएगा कि जिस भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। और इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो लगे कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद से जो है आप अपना आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं। मैं यहाँ पे जो है डेट मेंशन कर रखा हूँ कि किस सन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्स्ट पेपर में। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि ALU का अर्थ क्या है, यानी कि ALU का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। देखिए, इसमें पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है अमेरिकन लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन दिया गया है अल्टरनेट लोकल यूनिट, और सी ऑप्शन दिया गया है अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगर आंसर आपको पता है तो आप राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए, इसका जो फुल फॉर्म हमारा होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात करें, इसको मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये जो है CPU का ही एक भाग होता है। CPU के बारे में आप सभी अवगत होंगे। CPU का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है कंप्यूटर का, ये CPU आपका सारा कंट्रोल करता है। और इसी का ही एक भाग क्या होता है, ALU। और इसका जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये अंगणितीय जितने भी प्रोसेस होते हैं आपके कंप्यूटर में उसको प्रोसेस करता है, चाहे आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और इसके साथ साथ तर्क संबंधी, चयन संबंधी और डेटा को मर्ज करना, इस प्रकार के कार्य को कौन करता है, आपका ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में कभी सर्च करते हैं कोई डेटा को, तो नाम लिखते हैं, तो उस नाम से रिलेटेड जितने भी फोल्डर या डेटा होते हैं उसको सर्च करके आपके सामने दिखाई देने लगता है। जो आपके जो परफेक्ट डेटा होता है, जो आपको खोजना होता है, तो उसको आप सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ALU के द्वारा होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये दोनों आप याद रखिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है CPU का फुल फॉर्म और ALU का फुल फॉर्म। ALU का काम भी मैंने बता दिया कि क्या काम होता है। ये आपका बेसिकली CPU का ही एक पार्ट होता है, एक अंग कह लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन ऊपर टाइप हो गया तो इसको डॉटर बोर्ड कहते हैं। फिर बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सिस्टम बोर्ड कहते हैं, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया मदरबोर्ड कहते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड जो है वह सर्किट होता है सिस्टम का, कंप्यूटर का, जिसपे बहुत सारे सर्किट और चिप्स लगे होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप डॉट डॉट देख सकते हैं, कहीं पे इस तरह से, कहीं लंबा सर्किट, इस प्रकार से कई सारे सर्किट जो है इस मदरबोर्ड पे लगे होते हैं और वो अलग अलग काम करते रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। आपको याद रखना है। जैसे हमारे अगर नेचर में देखें तो लैंड जो हमारा होता है वो भी एक तरह से सर्किट बोर्ड की तरह होता है, जिसपे पेड़ पौधे, माउंटेन, और फिर उसके साथ पहाड़, मैदान, हम जैसे इंसान, जानवर सभी रहते हैं। तो वो हम सभी को सब कुछ देते हैं। तो इसी तरीके से ये मदरबोर्ड भी जो है इन सभी जितने भी चिप्स होते हैं उसको अपने साथ जो है अटैच की रहती है और सबसे यूज लेती है, यानी कि अपने काम में, यानी उसका इस्तेमाल होता है इस सर्किट बोर्ड के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस है, यानी कि कंप्यूटर वायरस है तो किस प्रकार का है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। देखिए, पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है हार्डवेयर है,
यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे टाइप करने में ऑर्डर में ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन इसमें से एक आंसर सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको वो आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है बिना अनुमति के और आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को छेड़छाड़ करता है, डिस्टर्ब करता है और आपके कंप्यूटर से डेटा को भी इधर से उधर कर सकता है। तो ये बिना इजाज़त के आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें छेड़छाड़ कर देगा या डेटा को इधर से उधर कर देगा। तो आपको इसे याद रखना है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसको भी प्रोग्राम किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये अपने आप से हवा में उड़ के आ जाता है, इसको प्रोग्राम किया जाता है और ये आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है आपके बिना परमिशन के। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था कि कैसे आप किसी भी संख्या का बाइनरी इक्विवेलेंट आप फाइंड करें, कैसे निकालें, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। आपको बताना है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में 17 भी दिया गया, बी में दिया गया, सी में भी दिया गया और डी में। तो इसमें से कोई एक करेक्ट है जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट सही है, उसको हमें फाइंड करना है। तो इस प्रकार से तो आप शायद फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी के साथ इसमें से आप फाइंड कर लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप फाइंड करें। आपको 2 से भाग देना पड़ेगा उस संख्या में। तो 2 से जब आप भाग देते हैं इसमें तो ये आपका 8 बार में जाएगा और एक यहाँ पे शेष बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे हम यहाँ पे तो ये आपका 4 आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद से यहाँ पे 0 हो जाएगा, शेष बचेगा आपका। फिर से 2 से आप भाग देंगे तो फिर 2 बार यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 0 शेष बचेगा। फिर से भाग 2 से देते हैं आप तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और आप यहाँ पे शेष में 0 बच जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ आपको इन संख्याओं को उल्टा लिखना होता है, यानी कि आपको नीचे वाली संख्या को पहले लिखना होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद से अगली संख्या, फिर इस प्रकार से जो है आपका ये बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है जो हमने ये ज्ञात की है उससे मैच करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, इससे मैच करता है, यानी 17 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10001 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से आपको बताऊं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है इसमें PDF है, यहाँ पे सी ऑप्शन डॉक्स है और बी ऑप्शन यहाँ पे डॉक है और फिर उसके बाद से डी ऑप्शन है टेक्स्ट। डॉट करके सारा नाम लिखा गया है और आपको बताना है कि MS वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जो कि ऊपर टाइप हो गया है डॉट डॉक्स। ये जो है आपका MS वर्ड 2007 का जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। तो देखिए फाइल एक्सटेंशन वह शब्द होता है जो किसी भी फाइल के नाम के अंत में आता है, उसे ही हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का शब्द है। ये जो है फाइल के अंत में जो भी नाम आता है वही फाइल एक्सटेंशन शब्द होता है। जैसे इसमें MS वर्ड 2007 में जो है उसके फाइल का जो एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक उपसंधि, यानी कि इन चारों विकल्पों में से एक उपसंधि जिसको प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से एक उपसंधि ऐसी है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसका सही आंसर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से इस क्वेश्चन का। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है TCP और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है SMTP और उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया है FTPS और डी ऑप्शन दिया गया है POP। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको वह बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी POP। देखिए POP का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको याद रखिएगा,
पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इसका ये जो है एक प्रकार का इंटरनेट स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है जो ईमेल मैसेजेस को ईमेल सर्वर से कंप्यूटर पर डाउनलोड करना संभव बनाता है। ये क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड जो है इंटरनेट मानक है और जो कि ईमेल मैसेज को ईमेल सर्वर से कंप्यूटर पर डाउनलोड करना संभव बनाता है। कौन? पीओप। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीसीपी और आईपी आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबंध किया जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि टीसीपी और आईपी किसके लिए इंपॉर्टेंट है। टीसीपी और आईपी किसके लिए इंपॉर्टेंट है इन चारों विकल्पों में से? फोन लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है या लैन के लिए इंपॉर्टेंट है? सी ऑप्शन है इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट है या डी सर्वर के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका टीसीपी और आईपी। आईपी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और आईपी के बारे में मैंने कल बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। देखिए इसके बिना जो है आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये आपके डिवाइस का एक प्रकार का पता होता है और बिना एड्रेस के कोई भी सामान आप तक पहुंच नहीं सकती है। तो जब भी आप ब्राउजिंग करते हैं या कुछ सर्च करते हैं डेटा, तो एक तरीके का डेटा होता है और जब तक आपका एड्रेस करेक्ट नहीं होगा, एड्रेस आपके पास नहीं होगा, तो वो डेटा आप तक नहीं पहुंच सकता। तो ये आपका उसमें काम आता है, टीसीपी और आईपी। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर ASCII मान होता है जिसका अर्थ होता है। आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी ऑप्शन दिया गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सी ऑप्शन दिया गया अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और डी ऑप्शन है एडेप्टेबल स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पे प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मान होता है जिसका अर्थ होता है, यानी कि जिसका क्या अर्थ होता है आपको वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका अर्थ होता है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि ASCII जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखे होते हैं ऊपर आप कीबोर्ड पे देखते हैं उसका प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? ASCII करता है, जिसका मैंने यहाँ पे पूरा बताया फुल फॉर्म आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये प्रतिनिधित्व करता है और इसके लिए जो है 7 बीट के बाइनरी कोड का उपयोग करता है, इसको याद रखना है आपको। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन का जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है पास्कल, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है जावा, और डी ऑप्शन है C++। तो इसमें सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इसमें भी कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। तो इस प्रकार से तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, न कि प्रोग्रामिंग भाषा। जबकि पास्कल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें गेम के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है, गेम डेवलप करने के लिए, C++ जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है। अन्वेषक का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर, इसको बोलते हैं, आपको इंग्लिश में समझ लीजिए इसको। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया प्रचालक पद्धति, बी ऑप्शन है कंपाइलर, और सी है ब्राउजर, और डी ऑप्शन है आईपी
जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म होता है आईपी एड्रेस यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे दिया गया है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ब्राउज़र जो है इंटरनेट अन्वेषक होता है, इसको याद रखना है आपको। अन्वेषक का मतलब मैंने अभी बताया आपको, इन्वेस्टिगेटर होता है। तो इंटरनेट अन्वेषक जो है ब्राउज़र टाइप से होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रचालन पद्धति उपयोग की जाती है। प्रचालन पद्धति का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है मोबाइल फ़ोन के लिए, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है विंडो विस्टा का, यहाँ पे सी ऑप्शन फिर से ऊपर टाइप हो गया विंडो एक्सपी का, और बी ऑप्शन है एंड्रॉयड, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन मोबाइल फ़ोन के लिए प्रचालन पद्धति या ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है फ़ोन के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मोबाइल फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और विंडो विस्टा हो गया, एक्सपी हो गया, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये मतलब पूरी तरीके से सिस्टम को ऑपरेट करती हैं। जैसे विंडो विस्टा हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, उसी प्रकार से एंड्रॉयड जो है फ़ोन में जो है प्रचालन पद्धति का उपयोग किया जाता है एंड्रॉयड। इसको याद रखना है आपको, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि किसके द्वारा जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ओरेकल के द्वारा, बी ऑप्शन है कंपाइलर के द्वारा, सी ऑप्शन है मैटलैब के द्वारा, और डी ऑप्शन है असेंबलर के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं आप सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। कंपाइलर के द्वारा जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को जो है मशीनी भाषा में बदला जा सकता है। कंपाइलर जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा जो है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है उसको मशीनी लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि HTML का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि HTML का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया मशीनी भाषा के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है उच्च स्तर का प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है वेब पेज प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है, और डी ऑप्शन है वेब सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है कि HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। HTML का इस्तेमाल जो है वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यह एक वेब पेज डेवलपिंग प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा जो है हम वेब पेज को तैयार करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब भी आप कभी वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको एक इंटरफेस सबसे पहले ऊपर दिखाई देता है, वो उस वेबसाइट का होम पेज होता है। उस होम पेज को डिजाइन करने का काम जो होता है, उसे डेवलप करने का काम होता है, वो वेब पेज प्रोग्राम के द्वारा होता है, जो किससे होता है, HTML के द्वारा होता है। देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी आपको याद रखना है और इसके द्वारा वेब पेज डेवलप किया जाता है, ये भी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि DNS पद का तात्पर्य क्या है, यानी कि DNS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हिंदी में इस तरीके के वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आते, लेकिन जब भी इस तरीके से पूछा जाए कि पद का तात्पर्य क्या है, यानी कि उसके फुल फॉर्म से ये रिलेटेड है, तो आपको समझ जाना चाहिए तुरंत। अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी देता है आपको। आप ऊपर डिस्प्ले पे से जाकर लैंग्वेज के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इंग्लिश चेंज करके इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए DNS के फुल फॉर्म के संबंध में यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है, बी ऑप्शन है डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम कहा जाता है, और सी ऑप्शन है डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको, और डी ऑप्शन है डिपेंडेंट नेम सर्वर कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, यानी कि DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम।
अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो यह एक तरह से इंटरनेट की नंबर तालिका होती है जो कि ऑनलाइन जानकारी को संभाल के रखती है। डीएनएस आईपी एड्रेस की मदद से डोमेन नेम के नाम को जो है बताता है, जिससे कि इंटरनेट की मदद से उसे ब्राउज में चलाया जा सके। तो इसका मेन काम क्या है, यह एक तरह का इंटरनेट नंबर तालिका होता है जो कि ऑनलाइन जानकारी को संभाल के रखता है और आपको इसे याद रखना है। यानी पहले तो बस डीएनएस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक अष्टांकक निकाय में निम्न में से कौन सा नंबर होता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। अष्टांकक का मतलब होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसमें पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है 0 से 7 तक, फिर बी ऑप्शन है 0 से 9 तक, फिर सी ऑप्शन है 0 9 ए से लेके एफ तक, और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ये जो होता है 0 से लेकर 7 तक होता है आपका, ये एक प्रकार का नंबर सिस्टम का टाइप होता है। जैसे आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसी प्रकार से ऑक्टल नंबर जो है सिस्टम होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक नंबर का इस्तेमाल होता है। ये टोटल 8 अंक होते हैं इसमें, यानी कि जो 8 डिजिट होता है वो इसका आधार होता है, जिसके वजह से इसको अष्टांकक बोलते हैं या ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरह यह भी नंबर सिस्टम का एक प्रकार होता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम नंबर को दर्शाने की एक टेक्निक या तरीका होता है। और इस नंबर सिस्टम में कुल 8 डिजिट्स होते हैं, और ये डिजिट्स जो है 0 से लेकर 7 तक होते हैं। 8 डिजिट्स कैसे कंप्लीट होते हैं आपके, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद से 5 6 और 7। आप काउंट करेंगे तो ये आपका 8 डिजिट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको अष्टांक या ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसका जो आधार है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आपके यहाँ पर हो गए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन देखिए क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये भी जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1 की भाषा समझता है, तो उसी तरीके से जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम की तरह ही जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। इसका भी इस्तेमाल कंप्यूटर में ही किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चिन्हित परिणाम प्रणाली में -19 ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया, फिर 10 का द्विधारी समतुल्य है। यानी कि ये जो आपका नंबर यहाँ पे दिया गया है ये आपका ऑक्टल नंबर है। इसको जो है आपको बदलना है बाइनरी नंबर में, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप किसी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। तो आपको क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, यानी 2 से उस संख्या को विभाजित करना होता है। कब तक, जब तक कि शून्य ना आ जाए। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे आपको 19 लिख लेना होगा इस प्रकार से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो आपका शेष बचेगा उसको लिखते हुए चलेंगे। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो ये हमारा 9 बार जाएगा यहाँ पे, और शेषफल 1 बचेगा यहाँ पे। फिर से 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, शेषफल आपका 1 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे हम यहाँ पर तो ये कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पे 2 आएगा, और फिर उसके बाद से यहाँ 0 शेषफल है। फिर उसके बाद से 2 से फिर भाग देंगे हम तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि नीचे से लिखते हैं, नीचे वाली संख्या सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं, यानी कि पहले हमारा यहाँ पर 1 आया है, फिर उसके बाद से 0, फिर 0 1 1, यानी कि ये हमारा बाइनरी नंबर यहाँ पर निकल कर आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में जो है ये नंबर नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन के उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो जब आप सॉल्व करते हैं और कोई भी नंबर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आपको उपरोक्त में से कोई नहीं सही है उस पर ट्रिक लगाना है। तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है 100% सही होने के चांसेज हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का अर्थ क्या होता है। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो डीएनएस वाला ये क्वेश्चन अभी ऊपर मैंने कराया था, तो आई होप कि आपको इसका जो है आंसर आपको पता होगा।
तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है डायनेमिक नेम सिस्टम कहा जाता है, बी ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम कहा जाता है और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे विकल्प में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, डोमेन नेम सिस्टम जो है डीएनएस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। इसे याद रखना है, मैंने ऊपर भी बताया था और इसका काम भी मैंने बताया था। जैसे कि ये इंटरनेट में प्रयुक्त एड्रेस के मूलभूत हिस्से को जो है डोमेन कहा जाता है और इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक डोमेन नेम होता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि HTML इंगित करता है, यानी कि यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने अभी एक क्वेश्चन ऊपर कराया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आई थिंक वो 2010 के आसपास में पूछा गया था और ये 2011 में पूछा गया है जून। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर के। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होगा। बी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सी ऑप्शन दिया गया है हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स और डी ऑप्शन है आपका हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है HTML। और एक प्रकार से जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कह लीजिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेब पेज को डेवलप करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और आपको जो इंटरफेस दिखाई देता है वेबसाइट का, यहाँ पे हेडर चलता है और यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल होता है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस होता है। तो ये जो आपको इंटरफेस होम पेज का दिखाई देता है कि वेबसाइट कैसे ओपन हो रही है, खुल रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है डिज़ाइन किया जाता है किसमें, HTML में। आपको याद रखना है, HTML का फुल फॉर्म भी याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है, यानी कि लैन का कौन सा एक यहाँ पे प्रकार है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। लैन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा लैन का प्रकार है। पहला जो ऑप्शन है ईथरनेट, बी ऑप्शन है टोकन रिंग और सी ऑप्शन है FDDI और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ईथरनेट। लैन का फुल फॉर्म मैंने बताया लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका जो एक प्रकार होता है ईथरनेट, ये जो है एक बिल्डिंग या भवन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था होती है वहीं तक सीमित होती है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आसपास के लोकल एरिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में जो है लैन का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क है और ये किसी भवन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज में ही इसका इस्तेमाल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है MTNL, बी ऑप्शन है BSNL, सी ऑप्शन है एयरनेट इंडिया और फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। ये जो है आपका सॉफ्टवेयर और टेक सर्विस प्रोवाइडर है, न कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन MTNL, ये जो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। BSNL से आप परिचित होंगे, ये भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। और एयरनेट इंडिया जो भी है एक प्रकार से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड जो है आपको सॉफ्टवेयर और टेक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती है। तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इसको देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1 GB बराबर होता है, यानी कि 1 GB बराबर कितना होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ रॉन्ग था, यानी क्वेश्चन टाइपिंग में गलती थी, तो उसको हमने छोड़ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से हम देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 GB कितने बराबर होती है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना था। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे पहले दिया गया है 2 के पावर 30, यहाँ पे टाइप में सही से नहीं लिखा गया लेकिन आप समझ सकते हैं 2 के पावर 30 बिट्स, ठीक है।
फिर इसके बाद से जो सेकंड यहाँ पे दिया गया है आपको वो दिया गया है 2 के पावर 30, यहाँ पे भी बाइट्स दिया गया है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है 2 के पावर 20 बिट्स दिया गया है। फिर डी ऑप्शन है 2 के पावर आपका 20 बाइट्स दिया गया है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि 1 GB बराबर कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 के पावर 30 जो है ये बाइट्स होता है आपका 1 GB बराबर। इसको आपको याद रखना है। अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए यानी कि 2 इंटू यहाँ पर गुणा किया जाए 2 मल्टीप्लाई 30 बार, तो आपको जो संख्या ज्ञात होगी वो होगा आपको यहाँ पे 1 करोड़ देखिए तब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होगा आपका 1 अरब 7 करोड़ और उसके बाद से आपका होगा 37,41,824 जो है ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और ये कितना होगा बाइट्स के बराबर होगा, कितना होगा 1 अरब 7 करोड़ 37,41,824 जो है ये बाइट्स होगा जब आप 2 के पावर 30 को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है। यानी कि जो कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है कंपाइलर सिस्टम, बी है ऑपरेशन सिस्टम, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम के जितने हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं उसके साथ साथ जो उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कंप्यूटर में, और कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं। उसमें जो हार्डवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको संचालित करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कि सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा, बी ऑप्शन है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा, और सी ऑप्शन है सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा, और डी ऑप्शन है सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा। तो आपको बताना है कि SMIME का जो फुल फॉर्म है इन चारों विकल्पों में से क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है SMIME का। तो इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्रायः किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और उसके बाद से डी ऑप्शन है 16। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 2 का, क्योंकि देखिए एक विशिष्ट 32 बिट के कंप्यूटर में प्रायः 2 संख्या वाले बाइनरी नंबर विधि का जो है अनुसरण किया जाता है, आपको याद रखना है हमेशा। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो में हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये हमारा आपका पार्ट 5 था। आई होप कि इस यूनिट से आपको एक और वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, और टोटल आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा इस यूनिट से प्रीवियस ईयर के वो 150 से प्लस हो जाएंगे, जो कि मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और इन नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से होगा, वो लास्ट वीडियो होगा इस यूनिट से। लेकिन उसके बाद से हम नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूरा जितना भी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जितने भी यूनिट हैं उनको कवर करेंगे। और इसके साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।